सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषणी सीधी तस्वीरें यदि मैं बताऊं तो मैं बबैन के पास से सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूं। और आज मैं एक विशेष मुद्दा लेकर आया हूं। मैं उन नौजवानों की, उन व्यक्तियों की पहचान अपने चैनल के माध्यम से करवाऊंगा जो पर्दे के पीछे रहते हैं, यानी कि गाँव के विकास के लिए अग्रणी हैं और बहुत सी स्कीमें अपने गाँव के लिए लेकर आए हैं। बहुत कम बिरला लोग ही होते हैं जो अपने गाँव के बारे में सोचते हैं, समाज सेवी हैं और लगातार समाज से जुड़े हैं। मुद्दों की राजनीति, इसको मैं राजनीति नहीं कहूँगा, मुद्दे उठाने वाले व्यक्ति कहूँगा जो गांव के प्रत्येक मुद्दे से जुड़े हैं और उनको उठाने के लिए अग्रसर है। गांव कैसे तरक्की करे, बेरोजगारी को कैसे दूर करे, ये तमाम चुनौतियाँ लोगों के सामने रहती हैं, लेकिन इन चुनौतियों को पार जो है कोई बिरला व्यक्ति ही करता है। उनमें मैं आपको बताऊं तो समाज सेवी के नाम मैं बता दूं। कैमरे के माध्यम से मेरे पीछे आप देख रहे होंगे दो शख्सियत हैं जो सामने बैठी हैं। नाम मैं बताऊं तो पवन कुमार जी हैं, भूखड़ी गांव से हैं। बबैन के पास जो है ये एरिया पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुरुक्षेत्र है। दूसरे हैं प्रदीप कुमार जी, भूखड़ी गांव से ही है ये भी और बबैन के पास नज़दीक लगता गांव है। सबसे पहले तो पवन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैन न्यूज़ में। धन्यवाद वैन न्यूज़ का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला है हमारे लिए और इन मुद्दों को उजागर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, स्वागत है आपका प्रदीप जी हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। और सभी को वैन न्यूज़ देखने वालों को राम राम। और सुभाष जी, आपको भी धन्यवाद, आप टाइम निकाल के आए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला जो है मुद्दा मेरा यही रहेगा। जो आजकल इलेक्शन है, इलेक्शनों में सिर्फ राजनीतिज्ञ लोगों के सामने मैं मुद्दा उठाता हूं, लेकिन यहाँ सिर्फ समाज सेवी बैठे हैं, उनके सामने मेरा मुद्दा सबसे पहला तो सवाल ये है जी, गांव की समस्याएं क्या है ये बताइए। गांव की समस्याएं अगर एक दो हो तो हम उंगलियों पे गिना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समस्याएं ही हैं जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनका आज तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। यानी कि हर 5 साल में कोई ना कोई नई पंचायत आती है, नया सरपंच बनता है, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं वो ज्यों की तो ही हैं। ठीक है, जैसे कि अब क्या करेंगे, जो भी सरपंच बना है वो नई गली बनाएगा, पहले बनी हुई है उसको ऊंची कर देगा, दूसरे वाली नीची हो जाएगी, उसको ऊंची उठाने के लिए फिर वो पहले वाली को नीची कर देगा। तो हमेशा से यही चलता आया है, इससे अलग कोई भी नई चीज़ हमारे गांव में नहीं बनी है बिल्कुल भी। जैसे कि हमारी जो मेन समस्या है गांव में सफाई का है। हमारे गांव में एक तालाब है, उस तालाब में हमारे गांव में सबसे ज़्यादा गंद है, उसकी आज तक कोई भी सफाई नहीं हो पाई है। उस पर मतलब कुछ गैर कानूनी कब्जे भी हैं, वो नहीं आज तक हट पाए हैं। ठीक है, तो जो ये मूलभूत समस्याएं हैं ये ज्यों की त्यों ही हैं अभी तक। और अगर कही जाए तो हम बात करें, अगर हमारे गांव में सरस्वती नदी है कि जो गांव से होके गुजरती है हमारे, ठीक है ना, हम यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकते हैं, उसकी सफाई को लेके एक मंदिर बना सकते हैं, उसको और धार्मिक रूप दे सकते हैं। लेकिन उसका भी यही हाल है कि हमारे गांव का जो गंदा पानी है सीवरेज वाला, वो सरस्वती में निकाला हुआ है इन्होंने। तो एक धार्मिक महत्व को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है उस चीज़ से हमारे, मतलब एक तरह से गंदा नाला बना दिया उन्होंने सरस्वती को। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताऊं तो सरस्वती की बात चली है तो धूमन सिंह किरमत जी हमारे वरिष्ठ हैं और हमारे प्रिय भी हैं, क्योंकि लगातार सरस्वती विरासत से जुड़े हैं, लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं और खुद चेयरमैन भी है सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के कुरुक्षेत्र से धूमन सिंह किरमत जी। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा यदि वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो भूखड़ी गांव की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दे, क्योंकि सरस्वती यहाँ से भी होके जा रही है। आपकी ज़रूरत यहाँ पर इन गाँववासियों को है ताकि वो धरोहर है जो उसको बचाया जा सके। धूमन सिंह किरमत जी से रिक्वेस्ट है पर्सनली मेरी अपनी तरफ से भी। और आधुनिक कृषि, मैं आपको बताऊं तो आधुनिक कृषि के बारे में मैं बात करूंगा। और कृषि के बारे में बात ये रहेगी कि जो आप समाज सेवी लोग देख रहे हैं ये हमारे हरियाणा से हैं, लेकिन विदेश से भी जुड़े हैं, विदेशों में इनके कारोबार है, वहाँ पर भी ये कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं विदेशों में जाकर, और अपने गाँव के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। प्रदीप जी बताइए जरा आधुनिक कृषि के बारे में। कृषि के बारे में तो मैं बाद में बताऊँगा, पहले ये जो जोहड़ वाला मुद्दा था मैं इस पे बताना चाहता हूँ कुछ। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और गांव में भी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि गांव के अंदर जो पशुपालन है वो मेन व्यवसाय है, सभी आदमी करते हैं, हम खुद करते हैं। तो पशुओं को बांधने के लिए उनका गोबर और जो कूड़ा करकट है वो डालने के लिए लोगों के पास जगह नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और ग्राम पंचायत इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। अब आज लोग क्या करेंगे, जहाँ उनको जगह मिलेगी वहाँ डालेंगे, क्योंकि सब अपनी तरफ देखेंगे, कोई दूसरे की तरफ नहीं देखेगा, ना विकास की तरफ देखेगा। जो जैसे उसका काम चलेगा वो वैसे चलाएगा। तो मेरी ये गुजारिश है, हमारे गांव में बहुत जगह पड़ी है, अगर उनको ही एक प्लॉट काट के दिए जाए कि आप यहाँ डालो, तो जोड़ की भी सफाई रहेगी, गांव की भी सफाई रहेगी। अब आते हैं कृषि के ऊपर।
क्योंकि अभी कोरोना काल में आप देख लेना आंकड़े उठा के, सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसने ग्रोथ की है कोरोना काल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेंडेमिक था। और उसमें ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, भविष्य में कोई और ऐसी स्थिति आती है तो क्या करेंगे। लोग कृषि की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्लॉट काट रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो खाएंगे क्या? अगर उगेगा नहीं तो खाएंगे क्या? और कुछ गवर्नमेंट की नीतियाँ भी ऐसी हो गई हैं। लेकिन जो मेरा पिछले मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ खेती नाइजीरिया में, जो मेरा एक्सपीरियंस है, खेती से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं अगर इसको तकनीक और सही ढंग से किया जाए। तो मेरा तो प्रयास रहेगा आने वाले समय में कि हम किसानों को जागरूक करें, ऐसी फसलें उगाएं जिनकी डिमांड विदेशों में है और यहाँ उगाएं और विदेशों में हम उनको सेल करें, जिससे किसान को भी अच्छा पैसा मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी। तो उनको मतलब अगर किसान समृद्ध तो देश समृद्ध, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, अपने गांव में तो ये मेरा रहेगा कि हम लोगों को उसके किसानों को उसके प्रति जागरूक करें और ऐसी फसलें उगाएं जो विदेशों में सेल होती है। जी, मैं दोस्तों तारुफ करवा दूं, मैं भाई साहब का, प्रदीप जी हैं। और आपको याद होगा एक बार मैंने पिपली पैराकिट से सीधा लाइव आप सभी दोस्तों को दिखाया था, जिसके अंदर जब डिमांड थी नाइजीरिया के अंदर लोगों की, और लोग जो है एजेंटों के चक्कर में पड़ रहे थे, लाखों रुपया बर्बाद कर चुके थे, लेकिन वो आज तक वहाँ नहीं पहुँच सके, लोगों को रोजगार ही नहीं मिला था। ये कोरोना ख़त्म होने के दौरान की बातें हैं, शायद आप लोगों को याद होगा, इसी चैनल के माध्यम से आपने वो इंटरव्यू देखा था। प्रदीप जी मेरे साथ थे और जी 5 आदमियों को हमने लगाया है जी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। जो CV आए थे उन 5 आदमियों को हमने, उनमें से 5 आदमियों को हमने रिक्रूट किया है, वो आज नाइजीरिया में काम कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी वादा किया था कि जो प्रदीप जी है समाज सेवी और बिल्कुल निःशुल्क जो है अपने खर्चे पर वो नाइजीरिया ले जाने के लिए तैयार है, ताकि किसी को रोजगार मिल सके। यही बात हुई थी? यही बात हुई थी, हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। मैं आपको उनके नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो सही काम कर रहे हैं, अपना सही जीवन पालन गुजर कर रहे हैं। जी, तो दोस्तों बहुत मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द भी कहा था कि बिरले लोग ही होते हैं जो किसी के बारे में सोचते हैं। आज के समय में लोग अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचने का किसी के पास समय नहीं है। और अगला जो सवाल मेरा रहेगा वो एजुकेशन से जुड़ा रहेगा, क्योंकि भुखड़ी गांव में कक्षा 5 तक का ही स्कूल है। जो लड़कियां हैं या जो लड़के हैं वो अपने साधनों पर, क्योंकि यदि गांव से दूरी लगाऊं, गांव से सड़क की दूरी, मेन सड़क की बबैन से लाडवा रोड की अगर मैं दूरी लगाऊं तो 3 किलोमीटर के करीब ये दूरी है। लोग अपने साधनों से, बच्चे अपने साधनों से, चाहे वो पैदल जा रहे हैं, चाहे वो साइकिल पर, चाहे वो किसी से लिफ्ट लेकर जा रहे हों, उनको बबैन तक या लाडवा तक पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और साधन कोई नहीं है। क्या कहेंगे जी, आपके गाँव की समस्या सबसे बड़ी है? तो हाँ जी, एजुकेशन का तो ऐसा है कि हमारे गांव में एक स्कूल है सरकारी 5 तक का है, और एक 5 तक का स्कूल एक और है जो सत्या भारती फाउंडेशन का है, जो एयरटेल वाला स्कूल भी जिनको बोलते हैं, वो भी 5 क्लास तक का है, ठीक है ना। तो अभी जो सरकारी स्कूल के जो हालात हैं, एक तो यह है कि वो अभी जर्जर स्थिति में है पूरी तरह से। अगर आप उसमें जाके विजिट भी करोगे तो कहीं से वो टूटा हुआ है, कहीं से फूटा हुआ है। और इवन अभी जो लास्ट बैच था उसमें क्या आ गया था कि स्कूल को बंद कर दिया जाए क्योंकि उसमें बच्चे नहीं हैं। अब उसमें बच्चे ना होने का कारण क्या है? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे टीचर हैं और जो हमारी पंचायत है, उन क्या है कि उसमें दाखिला देने के लिए बच्चों को जागरूक ही नहीं करते। टीचर जब एडमिशन का टाइम होता है, जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सब हर एक घर में आते हैं कि हम आपके बच्चों को ये पढ़ाएंगे, आप हमारे इधर एडमिशन दीजिए, सबको लुभावने वादे करके मतलब अपने प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल वाले जो टीचर हैं वो किसी के घर नहीं जाते कि आप अपने बच्चों को अपने गांव में ही भेजिए, हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं है। अब कि जो मुद्दा उठा कि स्कूल को बंद कर दिया जाए, तब वो हर एक घर में घूमे कि हमें बच्चे दे दो, 20 दे दो, 15 दे दो कि हमारा ये स्कूल बच जाए। कहीं ना कहीं सिस्टम में ही खराबी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों को, टीचरों को गवर्नमेंट काम ही इतना दे देती है कि आप ये करो, इलेक्शन करवाओ, वोटर लिस्ट बनाओ। ये मास्टरों का काम थोड़ी है। आप जिस चीज़ को उनको पैसे दे रहे हो वो काम करवाओ ताकि वे उसमें भी ध्यान दें। हमारे गांव की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है स्कूल की, पहले नीलामी हुई कि इसको तोड़ के बनाएंगे। तो आपने उस समय कोई गांव वालों ने कोई लिखित में कहीं किसी ऑफिसर को, अधिकारी को, डीओ साहब भी शायद ये वीडियो मेरी देख रहे होंगे, डीओ साहब से भी अपील है थोड़ा ध्यान भुखड़ी गांव की तरफ दें। आप बताइए जरा, आपने डीओ साहब की नॉलेज में लिया ये कि बिल्डिंग जो गिरने वाली है? सबको मालूम है, डीओ साहब को मालूम है। एक बार यहाँ पे उसका ऑक्शन भी हुआ कि पहले इसको गिराएंगे, जो इससे पैसा निकलेगा
वही इस पे लगाएंगे दोबारा। शासन से क्या चाहेंगे कि इसको अपग्रेड किया जाए, 5वीं से उच्च क्लास तक, 12वीं तक का स्कूल बने? मैं तो प्रशासन से यही अपील करूंगा कि यहाँ पे अच्छे टीचर भेजे जाएं जिनको, और उनको टीचरों को सिर्फ पढ़ाई का ही काम दिया जाए, किसी की वोट बनाना, इलेक्शन करवाना, वो काम ना उनको दें, ताकि क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब तो छुट्टियां पड़ रही हैं, मैं जब आया था यहाँ छुट्टियां पड़ने से पहले इस स्कूल में 10 बच्चे नहीं हैं, और मास्टर भी इधर उधर और बच्चे भी इधर उधर। क्या वो बच्चे पढ़ेंगे और क्या वो करेंगे? मैंने खुद सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है, पहले इसी स्कूल से की थी, फिर गुड़ा से की है, फिर सरकारी पॉलिटेक्निकल से की है। अब तो स्थिति ऐसी हो रखी है कि ये तो एक बच्चों का माँ बाप भी ये सोचते हैं चलो थोड़ी देर भेज देते हैं, हमारा भी पीछा छूटेगा, और टीचर तो यहाँ टाइम पास करने आती हैं। जी, क्या करें सर आप? मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे अभी तो स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं तो आप कभी अचानक विजिट करना स्कूल में, ठीक है ना। मैं हम इनवाइट नहीं करेंगे, आप ऐसे ही अचानक आना बिना बताए हुए, तब देखना आप कि क्या यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, कितने बच्चे हैं, टीचर उनसे क्या करा रहे हैं, क्या नहीं करा रहे हैं। तो मतलब ऐसा है कि बस आए हैं, आके देख लो। बच्चे कुछ बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टीचर हैं। और फर्स्टली है कि टीचर जो हैं वो थोड़े हरियाणा के दूसरी साइड के हैं, एक तो उनकी लैंग्वेज जो है हमसे हिंदी नहीं है, वो पूरा हरियाणवी बोलते हैं, तो यहाँ के बच्चों को आधी भाषा तो उनकी समझ में ही नहीं आती कि वो बात ही क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये भाषा की भी समस्याएं हैं टीचर्स के साथ यहाँ पे। और एक दूसरी चीज़ है कि जो हमारा दूसरा स्कूल है यहाँ पे सत्या भारती फाउंडेशन का, हमारे गांव में, वही 5 तक का है। तो मैंने उनसे बात की एक बार, वहाँ पे हैं पवन जी हैं जो यहाँ पे प्रिंसिपल हैं उसके हेड, कि आप इसको थोड़ा 8वीं तक का भी करो या +2 तक का कर लो या 10वीं तक का कर लो। तो उनकी क्या थी कि हमने आपकी पंचायत से बात की है, हमारी जो संस्था है वो भी चाहती है कि हम इसको 8वीं या 10वीं तक करें यहाँ पे, लेकिन पंचायत ज़मीन नहीं दे रही। तो ये भी पंचायत को सोचना चाहिए थोड़ा कि अगर वहाँ पे जो पंचायत की कुछ ज़मीन है, आधा किला, अगर उसको लीज पे दे दिया जाए, तो अगर हमारे गांव में एक स्कूल अगर सरकारी नहीं बन पा रहा है, अगर वो भी सरकारी तरह ही है, संस्था का है, वो भी फ्री है, तो अगर वो भी कुछ उच्च शिक्षा का 8वीं या 10वीं तक का बन जाता है तो उसमें भी गाँव का ही फ़ायदा है, ठीक है ना। तो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए ज़रूर। जी, देखिए, जब अगर एजुकेशन ही प्रॉपर नहीं होगी तो बेरोज़गारी तो जाहिर सी बात है कि होगी, क्योंकि जो मेन जड़ है वो तो एजुकेशन ही है इस चीज़ की। चल, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने मतलब प्राइवेट स्कूल से या कुछ सरकारी स्कूल से भी अच्छे पढ़ लिखे हैं, तो क्या है कि हमारे गांव में कुछ इस तरह की कोई काउंसलिंग या कैरियर कुछ नहीं है, ना पंचायत की तरफ से ऐसा कुछ बनाया हुआ है, या कुछ नेहरू क्लब्स जो पहले बने थे, रोटरी क्लब्स बने थे ना, उनमें कोई क्रियाकलाप होता है, वो सिर्फ नाम के हैं। फंड लेना होता है तो एक बैनर लगा के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं कि हमने आज ये किया यहाँ पे, बाकी ना तो किसी की, जैसे कि बच्चे हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही मिले सबको, है ना, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में भी ऐसा कर सकते हैं। मैं खुद एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हूँ, ठीक है ना। तो मतलब प्राइवेट में भी आप काफ़ी अच्छा मतलब करियर बना सकते हैं अपना, लेकिन उसके लिए क्या होती है, ज़रूरी आपको काउंसलिंग चाहिए किसी ना किसी से, गांव में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं या सीनियर्स हैं या गांव की पंचायत की तरफ से कुछ ना कुछ कि आप ऐसे ये कोर्स कीजिए जिससे आपको जॉब मिले, या कुछ ये ITI कीजिए या कुछ भी इस तरह का। लेकिन हमारे गांव में इस तरह की कोई भी समस्या नहीं, मतलब है ही है, ये समस्या तो है ही, इस तरह की कोई सुविधा ही नहीं है। कोई अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो पूछे भी ना कि मुझे क्या करना है आगे, तो बोलते हैं जो मर्जी कर ले भाई, हमें क्या, ये चीज़ है। तो इसकी तरफ भी हमारा यही रहेगा मुद्दा। जो भी खुद मैंने अभी, जैसे मैं भी गांव में हूं अभी, तो मुझसे खुद कई बच्चे मिले हैं। कुछ एक बच्चा ऐसा है हमारे यहाँ पे जो MSc एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है ना। उसकी खुद मुझसे परसों बात हुई, तो हमने काफ़ी देर बैठ के बात की कि आपको क्या करना चाहिए आगे, किस तरह की जॉब है, क्या मिलेगा, मतलब आधा घंटा बात की। तो उसके खुद यही व्यू थे कि अंकल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी और बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अभी अंधकार में हैं कि हमें अगर ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, मास्टर पूरी कर लेते हैं, तो हम आगे करना क्या है। तो हम तो अभी एक ट्रेडिशनल कोर्स कर ही जा रहे हैं, BA कर ली, BA के बाद MA कर ली, फिर MSc कर ली, लेकिन जॉब का क्या है, ठीक है ना। उसके लिए तो कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स या कुछ करना पड़ेगा ना, उसके लिए चाहिए काउंसलिंग। आपको कोई बताए कि हाँ इस चीज़ की डिमांड है भाई मार्केट में, आप ये वाला कोर्स कीजिए। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ किया था अभी, जो कौशल रोजगार योजना लगाई थी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी कागजों में ही है। हमारे गाँव में उसमें से किसी को कुछ नहीं मिला अभी तक। कुछ बच्चों ने किया है, जहाँ ITI है यहाँ पे खैरा में, वहाँ से कुछ बच्चों ने किया है, लेकिन कुछ लगे हैं वो भी प्राइवेट की स्कूल में, जैसे कि अपना इलेक्ट्रीशियन के तौर पे लगे हुए हैं। मतलब रोज़गार कुछ ना कुछ किसी को एक दो को मिला है उससे, लेकिन समस्या अभी भी वही है। रोज़गार का पहल तो यही है कि जैसे भाई जी हैं प्रदीप जी, ये भी बाहर करते हैं, तो ये तो हमारा चला हुआ है कि जिसको भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो हम लेके जाते ही हैं वहाँ पे। दूसरा क्या है कि हमारी और भी चीज़ें हैं कि
कि जैसे मैं मैनेजर हूँ, मैं भी रेफरेंस करता हूँ कंपनीज में काफ़ी कि अगर आपने ये कोर्स किया है या ये कर लो भाई, तो कहीं ना कहीं मैं आपको लगवाऊंगा। कई बच्चों को लगवाया भी है, ठीक है ना, मतलब हमारे गांव के नहीं, मैं बाहर के भी जो भी और भी जान पहचान वाले हैं कहीं ना कहीं प्लेसमेंट करवाते हैं। जैसे मैं IT सेक्टर से हूँ, तो अगर किसी ने बीटेक किया है, कोई डेवलपमेंट है, या आपकी आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बेरोजगार बीटेक वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के हमने किया है कहीं ना कहीं चीज़ों को, और हम अगर हमें मौका मिलता है तो एक तो कैरियर जो है ना, काउंसलिंग सेंटर जो होता है कि उसमें चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो, कि एक बार सभी जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो आगे भविष्य में करना क्या है, करना क्या चाहते हैं, तो उसके बारे में एक चर्चा होनी चाहिए। तो क्योंकि कुछ लोग ऐसे बच्चे हैं कि गांव हैं, गरीब हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई ट्यूशन पे जा रहा हो कि उसको वहाँ से कुछ मिले, कैरियर काउंसलिंग, है ना। तो वो गरीबी के कारण ही उनको पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है आगे। इवन ये समस्या हमारे साथ भी थी जब हम अपनी यंग एज में थे, कि कोई भी हमें बताने वाला था ही नहीं कि हमें करना क्या है आगे, ठीक है ना। तो जो समस्याएं हमें फेस हुई हैं, हम नहीं चाहते कि वो आगे किसी और बच्चों को फेस हों। सर मैं उसकी बात करूंगा, पशुपालन की, क्या कहेंगे आप? देखिए, गांव के अंदर बिना पशु के जीवन नहीं है। आज आप दूध के रेट ले लो, भैंस का दूध 70 रुपये, गाय का दूध 50 रुपये। तो गरीब आदमी जो महीने की जो 300-400 रुपये की दिहाड़ी करता है वो नहीं खरीद सकता। तो उसको चाहिए कि अपनी एक गाय भैंस रखे, क्योंकि एक रोजगार का जरिया भी है। पर इसमें ना तो गांव की तरफ से, मतलब ग्राम पंचायत की तरफ से कोई सपोर्ट है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट है। अभी गवर्नमेंट हर साल कोई ना कोई स्कीम निकालती है, आप ये डेयरी खोलो, आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी। किसी को नहीं मिलती, सिर्फ वो सब्सिडी उनको जानने वालों को मिलती है जो डॉक्टर के जानकार होते हैं, ठीक है। तो मैं तो लोगों को प्रोत्साहित करूँगा, क्योंकि देखिए, अगर कोई 10वीं पास है, अगर उसको बोले आप कंपनी में मैनेजर लग जाए या सरकारी नौकरी मिल जाएगी, असंभव है, वो तो मिलेगा नहीं। तो उसको स्वरोजगार की तरफ, कि जिससे उसको महीने की 20-25 हज़ार की इनकम हो जाए, तो कुछ ऐसा एक, मैं गवर्नमेंट को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ जी, एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो जिससे लोगों को मतलब रोज़गार मिले, इवन परिवार के एक मेंबर को तो मिले ही मिले। ये शुरुआत में सबसे पहले अपने गांव से ही करूँगा कि परिवार के एक मेंबर को अच्छा रोज़गार मिले। सरकारी की मैं गारंटी नहीं था, लेकिन प्राइवेट जो होगा, मतलब जो DC रेट होता है, जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन है, उसके माध्यम से कम DC रेट तो मिलेगा, और परिवार के एक आदमी को रोजगार जरूर देंगे। परिवार के एक आदमी को रोजगार जरूर देंगे, बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी सोच अपने गांव के प्रति। सर आप क्या कहेंगे? एक मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें आगे 4-6 महीने लगेंगे उसको शुरू करने में, तो 6 महीने के अंदर उसको शुरू करेंगे, और उसके बाद एक काउंसलिंग सेंटर वो भी मैं गांव में खोलूँगा, भले ही मेरे को अपने पैसे से खोलना हो, क्योंकि आज ये बात है ना कि किसी को हम अच्छी शिक्षा देंगे, कल वो इज्जत करेंगे। तो हमें लेना उनसे कुछ नहीं है, वो भी फ्री रहेगा। तो एक काउंसलिंग सेंटर, और ये जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है, मतलब क्योंकि बिना गांव वालों की सपोर्ट से, बिना मैन पावर के वो होगा नहीं, और सबको जो भी DC रेट होता है उसके हिसाब से, उसके एजुकेशन के हिसाब से उनको रोजगार देंगे। क्योंकि सोच बहुत दूर की है और गांव वालों के साथ रहकर ही सोच को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि गांव के भविष्य के लिए है। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे सबको पता है कि पशुपालन और कृषि ये क्या है, गांव के मतलब रीढ़ की हड्डी है ये। मतलब गांव इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बना है कि ज़्यादातर जो क्या करेंगे, या तो कृषि करेंगे या पशुपालन करेंगे। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि हमारे गांव में एक पशु अस्पताल बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप अगर खुद जाके उसको देखेंगे तो आप भी खुद हैरान होंगे कि क्या इसमें कोई आता होगा। मतलब ये है कि उसमें बारिश के टाइम में उसमें पानी भर जाता है, ठीक है जी। आज तक उसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठा, बस ऐसी ही बिल्डिंग बना दी गई है। और बिल्डिंग बनाई क्यों है ये पता नहीं लगा आज तक, कि अगर कोई उसमें कोई डॉक्टर नहीं रखना था, उसमें कोई सुविधा देनी ही नहीं थी, तो उस पर पैसा खर्च क्यों किया गया। और यही हालात हमारी BC चौपाल का भी है। यहाँ गुरुद्वारे के पास में ही BC चौपाल है, ठीक है। कभी जब हमारे डैडी जी थे उस वक्त वो बनी थी, ठीक है। वो आज के टाइम में उसमें भी यही हाल है, बारिश आती है उसमें पानी जम हो जाता है, ना उसमें कोई जाता, ना साफ़ सफाई है, ना कुछ है। और आप खुद हैरान होंगे कि गांव में आज भी ये चीज़ें हैं। मतलब अगर हम बात करें कि हाईटेक बन चुके हैं गांव आज के टाइम में, काफ़ी ऐसी पंचायतें हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी आप किसी गांव में इस तरह के हालात होना आज के टाइम में थोड़ा जस्टिफाइड नहीं होता। मतलब दिखाना कुछ और रियलिटी कुछ और।
वो चीज़ यहाँ पे हो रखी है। जी कैमरे के सामने तो हम सच ही दिखाएंगे जी। हाँ, नहीं, हमारे गांव लेके में जाऊंगे जो आप। पंचायत गवर्नमेंट को दिखा कुछ हो रही है, लेकिन रियलिटी कुछ हो रहा है। और हमारा तो ये रहेगा कि हम इस गांव को साफ सुथरा बनाएं। हम गवर्नमेंट से कोई ये नहीं बोलते कि हमें पैसा दो और ये करो, नो, जितना हमारे से होगा हम अपनी तरफ से उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। आपको पता है कि हरियाणा से हैं सभी, और हरियाणा में क्या होता है कि व्यायाम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चे उठते हैं सुबह, अब चाहे किसी भी चीज़ की लगाएं, चाहे वो किसी स्पोर्ट में है या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फौज की कर रहे हैं, मतलब एक दौड़ लगाना, जिम करना, ये चीज़ें हैं। जब जिंदल साहब हमारे एमपी थे, हमारे गाँव में भी जिम का सामान आया था, ठीक है ना, और आज तक उस सामान का पता नहीं है कहाँ पे है, ना उस जिम का पता कि वो है कहाँ, वो सब कागजों में गायब हो गया। मतलब कहानी गायब हो गया। मतलब हाँ, सामान ही गायब है, पता ही नहीं है कहाँ पे, अब कहाँ जाए, क्योंकि कोई चीज़ है जहाँ, हालांकि ये होना चाहिए गांव के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए हर चीज़। जैसे हमारा क्या है, हम भी बाहर रहते हैं, तो उस चीज़ में क्या है कि सबसे पहले क्या करता है बंदा, अपना घर ठीक करता है, फिर अपना मोहल्ला ठीक करता है, अपना गांव ठीक करता है, तभी हम देश की और इस चीज़ की तरक्की की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे गाँव में ही समस्याएँ इतनी हैं तो हम देश की तरक्की की क्या बात करेंगे। सर, आजकल बीमारियां इतनी हो रखी हैं, ठीक है, लोग शाम को घूमने सड़कों पे जाते हैं, कोई भी हादसा हो सकता है। तो एक व्यायामशाला और पार्क होना चाहिए गांव के अंदर। बहुत ज़मीन पड़ी है, 28-30 किले हैं, उसके अंदर एक पार्क बनना चाहिए और उसी के अंदर एक जिम हो, तो जिससे लोग वहाँ जाएं। और बच्चे, पहली बात तो ना तो कोई भर्ती आ रही है, ना पुलिस की भर्ती है, ना आर्मी की भर्ती है, फिर भी एक आस है जिसकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो अगर वो बच्चे उधर वो करेंगे, व्यायाम करेंगे, दौड़ लगाएंगे, तो उनके लिए भी अच्छा है, ना कोई रिस्क है। अगर आप दौड़ पे सुबह दौड़ रहे हो और कोई हादसा हो सकता है, तो कौन जिम्मेदार है उसका? तो एक होना चाहिए। यहाँ पे गांव में बहुत ज़मीन है, एक किला का बना सकते हैं उसमें। जैसे कि क्या है कि हमारा गांव ना बीच में है, जो जितने मेन रोड हैं, आप चाहे लाडवा मुस्ताबाद लगाएं, वहाँ से भी 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है, लाडवा शाहबाद लगाएं तो वहाँ से भी 3 किलोमीटर पड़ता है, और बबैन बराड़ा रोड लगाएं उससे भी 3 किलोमीटर पड़ता है। तो मतलब बीच में है हमारा गाँव। हमारे गाँव में क्या था कि पहले एक बस आती थी, सुबह 7 बजे आती थी सुबह के टाइम, और एक शाम को वापस आती थी 6 बजे। आज वो बस भी बंद है। ठीक है ना, और किसी को अगर कहीं जाना है बाजार में कुछ, या तो वो पैदल जाएगा, या कोई अपने साधन पे जाएगा, या किसी से लिफ्ट लेके जाएगा। मतलब एक ना तो शायद कहीं सरकार की तरफ से इस चीज़ पे ध्यान दिया गया है, और ना शायद पंचायत की तरफ से ध्यान दिया गया है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा रेजोल्यूशन करें, या कोई किसी को रोज़गार ही दे दें गांव में, कि किसी को बोलेंगे भाई तू ही ऑटो ले ले, जो गांव के आने जाने वाले हैं, तो तुम भी काम कर और ये चीज़ भी कर। ये भी रोज़गार को बढ़ावा दे सकती है चीज़। ई रिक्शा आजकल चली हुई है, उसके भी बढ़ावा दे सकते हैं, काफ़ी स्कीम्स आती हैं, लेकिन नहीं है कुछ भी। इसलिए हमारे गाँव में क्या है कि जिसको भी अगर कहीं जाना है, या तो वो अपने साधन पर जाएगा, या फिर वो लिफ्ट लेके जाएगा, या पैदल जाएगा। और आप बाहर निकल के देखो कि इतनी धूप पड़ी, अगर इस धूप में कोई पैदल चल रहा है तो क्या हालत होंगे उसके। जी सर। गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 लोगों को तो रोज़गार मिले, उनको ई रिक्शा दे दें। जी भाई 14 सवारी मिलेगी, नहीं तो हम तेरे को इतना पैसा देंगे। तो इससे एक तो 2 समस्याएं सोल्व होंगी, 2 बंदों को रोज़गार मिलेगा, और जो ये ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉब्लम है ये सोल्व हो जाएगी। और एक चीज़ हो रहा है, मान लो गवर्नमेंट बोलते हैं एम्बुलेंस चला रखे, भाई साहब पिज़्ज़ा की गारंटी है 30 मिनट में पहुंच देगा, एम्बुलेंस की गारंटी नहीं है वो 2 घंटे में पहुंचेगी कि 4 घंटे में पहुंचेगी। सही बात है। तो दोस्तों मैं आपको सीधा गाँव लाइव जो है गांव भूखड़ी से दिखा रहा था। बबैन के पास क्षेत्र है, और सोच मैंने दोनों भाइयों की दिखाई। गांव से दूर है, लेकिन दिल जो है वो गांव से जुड़ा। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े, उन सभी का धन्यवाद।